कभी सोचा है, एक बच्चा जो वक्त से पहले ही इस दुनिया में आ जाए, उसके लिए ये दुनिया कैसी दिखती होगी? आज हम साइंस और एम्पैथी यानी विज्ञान और सहानुभूति के उस मेल को समझने की कोशिश करेंगे जो इन नन्ही जानों को एक बेस्ट पॉसिबल स्टार्ट देने में मदद करता है। और ये सारी बातें सीधे उन नर्सों के ट्रेनिंग मटेरियल से ली गई हैं जो दिन रात इन बच्चों की देखभाल करती हैं। तो चलिए एक पल के लिए उस दुनिया में चलते हैं। सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज बहुत ज्यादा है, बहुत तेज, बहुत चमकीली और शोर से भरी हुई। जी हाँ, यही दुनिया है एक प्रीमैच्योर बेबी की। और इसको समझना ही हमारी आज की पड़ताल का सबसे पहला कदम है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी रॉक कॉन्सर्ट में हो, जहां आवाज कानों को फाड़ रही हो और लाइटें लगातार आंखों में चुभ रही हो। अब सोचिए एक नन्हे से बच्चे के लिए ये कैसा होगा। उसका नर्वस सिस्टम अभी इतना मैच्योर ही नहीं हुआ है कि वो इन सब चीज़ों को फिल्टर कर सके या झेल सके। तो हर आवाज़, हर रोशनी, हर एक टच, सब कुछ ओवरलोड जैसा लगता है। ज़रा माँ के गर्भ के माहौल को याद कीजिए, कितना शांत, अंधेरा और गर्म होता है ना? बिल्कुल सुरक्षित। और अब इसकी तुलना कीजिए एक एनआईसीयू से, जहाँ तेज़ रोशनियाँ हैं, मशीनों के लगातार बजते अलार्म हैं और तापमान भी घटता बढ़ता रहता है। ये जो ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना, बस यही हमें बताता है कि इन बच्चों को एक बहुत ही ख़ास, एक बहुत अलग तरह की देखभाल की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो सवाल ये है कि ये सब किया कैसे जाता है। चलिए अपने इस सफ़र के रोड मैप पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम देखभाल के एक नए फिलॉसफी को समझेंगे। फिर हम सीखेंगे कि बच्चे की भाषा कैसे पढ़ी जाए। इसके बाद हम एक हीलिंग, एक सुरक्षित माहौल बनाने के तरीकों पर बात करेंगे। फिर जानेंगे कोमल स्पर्श की शक्ति के बारे में। और आखिर में जो सबसे जरूरी है वो है माता पिता की भूमिका, जो अब एक पार्टनर की तरह है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, देखभाल का एक नया नजरिया। देखिए, ये सिर्फ कुछ नियम बदलने की बात नहीं है, ये तो देखभाल के पूरे फिलॉसफी को बदलने जैसा है। मतलब अब घड़ी देखकर तय किए गए रूटीन पर नहीं चलना है, बल्कि बच्चे की जरूरतों को समझना है और उसके हिसाब से काम करना है। और इस नई सोच का एक नाम भी है, डेवलपमेंटली सपोर्टिव केयर, या शॉर्ट में कहें तो डीएससी। अब इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल। इसका गोल है बच्चे के स्ट्रेस को कम से कम करना, उसके नाजुक दिमाग को प्रोटेक्ट करना और उसे एक ऐसा माहौल देना जिसमें वो सिर्फ जिंदा न रहे, बल्कि अच्छी तरह से ग्रो कर सके, फल फूल सके। इसे करने का एक बहुत ही कारगर फ्रेमवर्क है जिसे NIDKIP कहते हैं। और ये 3 बहुत ही आसान स्टेप्स पर काम करता है। पहला, ऑब्जर्व, यानी देखो बच्चा क्या कर रहा है, उसके संकेत क्या हैं। दूसरा, इंटरप्रेट, यानी समझो वो अपने इन इशारों से क्या बताने की कोशिश कर रहा है। और तीसरा, अडैप्ट, यानी बदलो, जो भी उसकी जरूरत है उसके हिसाब से माहौल को, अपने तरीके को तुरंत बदलो। तो चलिए अब बात करते हैं बच्चे की इस भाषा को सीखने की। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सोचिए, नर्सें और पेरेंट्स एक तरह से डिटेक्टिव बन जाते हैं। उनका काम होता है बच्चे के हर छोटे से छोटे इशारे को पकड़ना और उसका मतलब निकालना, ये समझना कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है। ये बच्चे बोल नहीं सकते, पर वो अपने शरीर से बहुत कुछ कहते हैं। जैसे जब वो अपनी उंगलियां एकदम फैला देते हैं या पीठ को पीछे की तरफ मोड़ते हैं, तो ये उनका तरीका है कहने का, स्टॉप, बस, अब और नहीं। दूसरी तरफ जब वो अपने हाथों को आराम से अपने मुंह के पास ले आते हैं, तो इसका मतलब है कि सब ठीक है, वो शांत हैं, कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। अच्छा, तो बच्चे की भाषा समझना एक बात है। अब बात करते हैं एक हीलिंग बबल, यानी एक सुरक्षित माहौल बनाने की। यहां पर गोल क्या है? गोल है NICU को जितना हो सके मां के गर्भ जैसा बनाना। एक शांत, सुरक्षित और आरामदायक जगह जहां बच्चा बिना किसी स्ट्रेस के बस आराम से बढ़ सके। और इसमें सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है शोर को कंट्रोल करना। पता है, NICU में शोर का लेवल 45 डेसिबल से कम रखने की सलाह दी जाती है। अब 45 डेसिबल कितना होता है, अंदाजा लगाइए। ये एक बिल्कुल शांत लाइब्रेरी जितनी खामोशी है। और ये खामोशी बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। शोर की ही तरह रोशनी का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। इसे करीब 20 से 40 लक्स के बीच मेंटेन किया जाता है। अब ये एक बहुत ही डिम लाइट वाले कमरे जैसा माहौल होता है। इससे न सिर्फ उनकी आंखों को आराम मिलता है, बल्कि उन्हें गहरी नींद सोने में भी मदद मिलती है। तो सवाल उठता है कि ये शांत और अंधेरा माहौल बनाया कैसे जाता है? बहुत ही छोटी छोटी पर असरदार चीजों से। जैसे इंक्यूबेटर के ऊपर कवर डाल देना ताकि रोशनी सीधी ना पड़े। जो अलार्म जरूरी नहीं है उन्हें बंद कर देना। यहां तक कि आपस में भी धीमी आवाज में फुसफुसा कर बात करना। ये हर छोटी कोशिश
उस बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी राहत लेके आती है। चलिए अब आते हैं स्पर्श की शक्ति पर, द पावर ऑफ जेंटल टच। और ये सिर्फ बच्चे को छूने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि उसे कैसे पकड़ा जाए, कैसे लिटाया जाए, मतलब हर चीज एक मकसद से हो, ताकि बच्चा हर पल खुद को सुरक्षित और महफूज महसूस करे। इसकी अहमियत समझने के लिए जरा दो तस्वीरें सोचिए। एक तरफ एक बच्चा है जो बिस्तर पर एकदम सपाट स्प्रेड ईगल पोजीशन में फैला हुआ है, जाहिर है वो तनाव में है। और दूसरी तरफ एक बच्चा है जिसे मां के गर्भ की तरह आराम से गोलमोल करके नेस्टिंग एड्स के सहारे लिटाया गया है। ये एक छोटी सी चीज है, पर ये उसे शांत रहने में और सुरक्षित महसूस करने में जमीन आसमान का फर्क ला देती है। इन बच्चों के लिए नींद किसी दवा से कम नहीं है। सच तो यह है कि सोते वक्त ही उनका दिमाग सबसे तेजी से डेवलप होता है, और इसी कीमती नींद को बचाने के लिए नर्सें एक खास तरीका अपनाती हैं, जिसे कहते हैं क्लस्टर केयर। इसका मतलब ये कि डायपर बदलना, दवा देना, टेम्परेचर लेना, ये सारे काम एक साथ एक ही बार में कर लिए जाते हैं, ताकि बच्चे को बार बार डिस्टर्ब न किया जाए और वो आराम से सो सके। और अब हम आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, और वो हैं माता पिता। ये समझना कि इस मुश्किल सफर में परिवार ही सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ा मरहम है, ये इस पूरी देखभाल का सबसे पावरफुल और इमोशनल हिस्सा है। एक बहुत ही सीधी लेकिन बहुत गहरी बात कही जाती है, द बेबी बिलोंग्स टू द फैमिली। बच्चा परिवार का होता है। ये एक छोटी सी लाइन हमें याद दिलाती है कि ये देखभाल सिर्फ मशीनों और दवाइयों की नहीं है, ये एक पार्टनरशिप है, एक साझेदारी जिसमें माता पिता सबसे अहम किरदार हैं, वो साइडलाइन पर नहीं है। तो यहाँ पेरेंट्स सिर्फ दूर खड़े होकर देखते नहीं हैं, वो एक्चुअली देखभाल का हिस्सा बनते हैं। उन्हें सिखाया जाता है कि बच्चे को कैसे संभालना है, कैसे कोमलता से छूना है। वो कंगारू मदर केयर देते हैं, मतलब बच्चे को अपनी छाती से लगाकर अपनी गर्मी देते हैं। वो डॉक्टर्स और नर्सों के साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं, वो हर फैसले में शामिल होते हैं। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर हम इन सबसे नाजुक, सबसे छोटी जानों की खामोशी को सुनना सीख सकते हैं, तो जरा सोचिए, इसी एम्पैथी और ऑब्जर्वेशन की ताकत से हम अपनी दुनिया में, अपने आसपास और क्या कुछ नहीं बदल सकते।